अब बीजाणुजन उत्तक होते हैं बच्चों उनकी कोई भी कोशिका, प्रत्येक कोशिका जो है वो पराग माता कोशिका के रूप में काम कर सकती है। एनसीईआरटी में फ्लोरिकल्चर की बात भी कर रखी है, पुष्प कृषि की बात भी कर रखी है। ऐसे पादपों का उत्पादन का अध्ययन करना जो रंगीन और आकर्षक पुष्प विकसित करते हैं। बहुअंडपी में याद रखना, जब सारे अंडे एक दूसरे से संलयित होते हैं, युक्तांडपी है पैपेवर, और अलग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं तो वियुक्तांड। हेलो बच्चों, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो बच्चों, आज हम एक वन शॉट रिवीजन लेकर आए हैं और वन शॉट रिवीजन जो है वो किस चैप्टर का है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। 12वीं का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए 2 प्रश्न आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो हम कम से कम में इस चैप्टर का बेहतरीन वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में सबसे पहले आपको पंचन महेश्वरी, हर चैप्टर की शुरुआत में जो वैज्ञानिक दे रखे हैं उसके बारे में सवाल आते हैं। हमने नीट 2025 में देखा है, तो नीट 2026 में भी आपको वैज्ञानिकों के सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पंचन महेश्वरी आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जो कि भारतीय बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने टेस्ट ट्यूब निषेचन में अपना योगदान दिया था और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आपको पंचन महेश्वरी के बारे में याद रखना है, टेस्ट ट्यूब निषेचन में, अंतरा अंडाशय परागन में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में और वर्गीकी में भ्रूणीय लक्षणों को लोकप्रिय करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है बच्चों, फिर जब हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सबसे पहले पुष्पीय पादप का मतलब होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी में पुष्प बनते हैं और पुष्प क्या होता है बच्चों? एक रूपांतरित प्ररोह का उदाहरण है। तो प्ररोह है, उसका रूपांतरण होता है, उसके रूपांतरण से पुष्प बनता है और यह एक लैंगिक अंग है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक अंग ही क्या होता है? पुष्प। अब पुष्प का निर्माण कैसे होता है बच्चों? सबसे पहले एक पुष्पीय आद्यक होता है जो कि एक विभज्योतक है। इसमें विभाजन होता है, परिवर्तन आता है और हार्मोन के प्रभाव में यह पुष्प कलिकाएं बनाता है और पुष्प कलिकाएं ही विकसित होकर पुष्प बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पुष्प की उत्पत्ति कहां से होती है, तो पुष्पीय आद्यक से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, फिर एनसीईआरटी में फ्लोरिकल्चर की बात भी कर रखी है, पुष्प कृषि की बात भी कर रखी है। ऐसे पादपों का उत्पादन का अध्ययन करना जो रंगीन और आकर्षक पुष्प विकसित करते हो। तो जो रंगीन और आकर्षक पुष्प विकसित करते हैं उन पादपों के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लोरिकल्चर। फिर नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो, पुष्प में लैंगिक जनन की इकाई होती है, उसमें नर लैंगिक संरचना होती है जिसको कहते हैं पुमंग, मादा लैंगिक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जायांग। तो सबसे पहले हम नर लैंगिक संरचना की बात करेंगे और फिर हम मादा लैंगिक संरचना की बात करेंगे। तो नर लैंगिक संरचना जो होती है पुमंग बच्चों, वो किससे बनी होती है? पुंकेसर से। तो पुंकेसर का गुच्छा या पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग। अब एक पुंकेसर में क्या मिलता है बच्चों? पुंकेसर में एक लंबा पतला दंथल होता है जिसे तंतु कहते हैं और परागकोश या एंथर कहते हैं। अब परागकोश की बात करें, देखो बच्चों, परागकोश को देखो तो परागकोश में 2 पालिकाएं होती हैं। तो सामान्यतः परागकोश क्या होता है बच्चों? द्विपालिक होती है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक पाली के अंदर क्या मिलते हैं बच्चों? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो 2 कोष्ठक, इसका मतलब कुल कितने हो गए बच्चों? 4। कुल 4 हो गए, इसलिए परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं और यही लघु बीजाणुधानी आगे चलकर पराग पुट्टी का विकास करते हैं, है ना? यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें विकसित होते हैं बच्चों? पोलन सैक्स में या पराग पुट्टी में विकसित होते हैं। अब इसकी भित्ति की बात कर ले बच्चों। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना कैसी होती है? तो उसमें अपने पास उसकी भित्ति में 4 चीजें पाई जाती हैं। 4 संरचनाएं उसकी भित्ति में पाई जाती हैं। सबसे बाह्य परत क्या होती है बच्चों? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है? अंतःस्थितियम या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के भीतर की तरफ क्या पाई जाती है? मध्य परत। और सबसे आंतरिक परत क्या होती है? टेपिटम। तो 4 संरचनाएं हैं। इसमें से ये जो तीनों संरचनाएं हैं बच्चों, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य परत, ये तीनों मिलकर सुरक्षा प्रदान करती हैं और तीनों मिलकर प्रस्फुटन में काम करती हैं, परागकोश के प्रस्फुटन में, ताकि परागकण उससे बाहर निकल सके। सबसे अलग और सबसे भिन्न परत क्या होती है बच्चों? टेपिटम। ये सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत है और इसका मुख्य काम होता है पोषण देना। पराग कणों को या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने में कौन काम करता है? टेपिटम। इसलिए इसको नर्स टिश्यू कहते हैं। और ये टेपिटम जो होती है बच्चों, ये बहुगुणिता दर्शाती है और बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें भर भर के खाद्य भोजन संग्रहित रहता है। ये बहुगुणिता दर्शाती है और इसमें अधिक मात्रा में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं।
फिर टेपिटम के सबसे भीतर की ओर क्या पाए जाते हैं बच्चों? बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। केंद्र में बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं और यही बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं विकसित होकर परागकण या लघु बीजाणु बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे लक्षण अपन ने देख ही लिए हैं सारे के सारे। उसके बाद अपने पास बीजाणुजन उत्तक है। ये बीजाणुजन उत्तक अब क्या करेंगे? लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। अब बीजाणुजन उत्तक होते हैं बच्चों, उनकी कोई भी कोशिका, प्रत्येक कोशिका जो है वो पराग माता कोशिका के रूप में काम कर सकती है। किसके रूप में काम कर सकती है? पराग माता कोशिका। और इस पराग माता कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है और मियोसिस से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में, चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं। और किस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कैलोस परत के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे जैसे जैसे परागकोश में परिपक्वन होता है, कैलेस एंजाइम इस कैलोस परत को घोलती है और चारों लघु बीजाणु अलग अलग होते हैं। और चारों लघु बीजाणु जब अलग अलग हो जाते हैं तो इन लघु बीजाणु को हम परागकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम परागकण की बात करेंगे। परागकण की साइज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। परागकण की साइज कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रॉन्स। और इस परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं। और परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं, इसलिए परागकण क्या हो गया? नर युग्मकोद्भिद। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद। अब परागकण में 2 परत पाई जाती है बच्चों, बाह्य चोल जिसको हम एक्साइन कहते हैं, अंतःचोल जिसको हम इंटाइन कहते हैं। बाह्य चोल एक्साइन किससे बनी होती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन से। पूरे पादप जगत में सबसे ठोस पदार्थ क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। इसको अम्लीय, क्षारीय, अधिक तापमान, एंजाइम सबके लिए प्रतिरोधक होता है और इसी के कारण जीवाश्म परागकण के उपलब्ध रहते हैं। लेकिन यह असतत परत है बच्चों। असतत का मतलब है जगह जगह पर आपको ध्यान में रखना है, पराग स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती। और जिन क्षेत्रों पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है या एब्सेंट होती है, उनको जनन छिद्र कहते हैं। और इन जनन छिद्र से ही किसका विकास होता है? इस जनन छिद्र से ही पराग नलिका का विकास होता है। अंतःचोल जो होती है बच्चों, वो एक सतत परत होती है, वो सेल्यूलोस और पेक्टिन से बनी होती है। फिर क्या होता है बच्चों? फिर अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। परागकण के विकास में क्या होगा? परागकण के विकास में एक समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। यह एक असमान समसूत्री विभाजन है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को कायी कोशिका कहते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। जो बड़ी कायी कोशिका है वो बड़ी होती है, अधिक भोजन संग्रह होता है और अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जो छोटी है जनन कोशिका है बच्चों, वो छोटी है, तरकु आकार की है और उसमें सघन मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब 60% आवृत बीजियों में, 60% आवृत बीजियों में लगभग इस 2 कोशी की अवस्था पर परागन, पॉलिनेशन होता है। मतलब 60% ज्यादातर आवृत बीजियों में यह परागकण 2 कोशिकीय का है, इस अवस्था में परागन देखा जाता है। बाकी बचे हुए आवृत बीजियों में क्या होता है बच्चों? ये जनन कोशिका विभाजन करती है। जनन कोशिका विभाजन करके 2 नर युग्मक बनाती है। तो 2 नर युग्मक और एक कायी कोशिका, मतलब बाकी बचे हुए आवृत बीजियों में परागन 3 कोशिकीय स्तर पर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास परागन हो गए। फिर अपने पास क्या होता है बच्चों? ये ठीक है। फिर अपने पास आता है परागकण के लक्षण क्या क्या है। अब कुछ परागकण जो होते हैं बच्चों, वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे पार्थेनियम या गाजर घास होती है, पार्थेनियम या गाजर घास के परागकण क्या करते हैं बच्चों? एलर्जी उत्पन्न करते हैं, दमा, श्वसनी शोध उत्पन्न करते हैं। और परागकण जो है वो पोषण में धनी होते हैं। इनके मार्केट में इनके टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं। जो धावक हैं, घोड़े हैं, उनको पोषक तत्व के रूप में परागकण दिए जाते हैं। ठीक है, फिर परागकण को हम जीवन क्षमता बच्चों, तो जितने भी अनाज हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इन सब के परागकण जो है वो 30 मिनट तक जनन सक्षम रहते हैं। ये सक्रियता या जनन सक्षमता इनकी कब तक होती है? 30 मिनट तक। लेकिन 3 कुल बच्चों, सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, इन तीनों के जो कुल हैं, इनमें महीनों तक परागकण जीवन सक्षम रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर परागकणों को अगर आप लंबे स्तर पर कई सालों तक संरक्षित करना चाहते हैं, तो परागकणों को संरक्षित करने के लिए पोलन बैंक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्रायो संरक्षण, क्रायो प्रेजर्वेशन यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री तैयारी याद कीजिएगा। यह एक प्रकार का बहिस्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है।
ठीक है भाई, तो पराग कणों की बात हमने कर ली। पराग कण ये सारे हो गए, टैबलेट, सिरप्स, ये सब है। फिर आता है बच्चों मादा लैंगिक संरचना। अब मादा लैंगिक संरचना में जायांग होता है। जायांग किससे बना होता है बच्चों? स्त्री केसर से। मादा लैंगिक संरचना में जायांग किससे बना है? स्त्री केसर या अंडप से बना होता है। अब स्त्री केसर में क्या मिलता है बच्चों? तीन संरचनाएं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। अब इसमें ऐसे पुष्प भी होते हैं जिसमें एक ही अंडप मिलता है, और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक से अधिक अंडप मिलता है। एक अंडपी का उदाहरण होता है हिबिस्कस, और अपने पास बहुअंडपी के उदाहरण होते हैं पेपावर और माइशेलिया उदाहरण होते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास पेपेवर, ये युक्तांडपी और वियुक्तांड। बहुअंडपी में याद रखना, जब सारे अंडे एक दूसरे से संलयित होते हैं, युक्तांडपी है पेपेवर, और अलग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, तो वियुक्तांडपी। ठीक है बच्चों, ये अपने पास संरचना हो गई। ठीक है, फिर अंडाशय के भीतर आपको क्या मिलेगा? बीजांड, है ना भाई। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, अंडाशय के भीतर आपको क्या मिलता है? बीजांड। अब अंडाशय के भीतर एक बीजांड के उदाहरण आपको याद रखने, गेहूं, धान और आम। गेहूं, धान, आम में अंडाशय के भीतर एक ही बीजांड होता है, जबकि एक से अधिक बीजांड आपको कहां मिलेंगे? ऑर्किड, तरबूज और पपीता में। इस चैप्टर में भी उदाहरण है बच्चों, उदाहरण पर सवाल बनता है, इसलिए याद रखिएगा। एक से अधिक बीजांड अंडाशय में होंगे, ऑर्किड, तरबूज और पपीता में, और एक ही बीजांड है गेहूं, धान और आम में। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास ये बीजांड की संरचना। अब बीजांड में गुरु बीजाणु बनते हैं, तो बीजांड की संरचना या बीजांड को हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। अब देखो, इसमें बीजांड की मुख्य काय 180 डिग्री घूम रखी है बच्चों। इसमें बीजांड की जो मुख्य काय है वो 180 डिग्री घूम रखी होती है। इसको हम प्रतीय बीजांड या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसमें जो इसकी डंडी होती है उसको हम कहते हैं बीजांड वृत्त या फ्यूनिकल, और डंडी और मुख्य काय जहां पर संलयित होता है, जहां पर ये वृंत और मुख्य काय संलयित होती है, उसको हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। फिर जो खुला हुआ सिरा होता है बच्चों, उसको बीजांड द्वार सिरा कहते हैं। और बीजांड द्वार सिरे के ठीक सामने, बीजांड द्वार सिरे के ठीक सामने आपके पास निभागीय सिरा होता है। और निभागीय सिरे आपको याद रखना है बच्चों, ये बीजांड का आधारीय भाग है। ये बीजांड का आधारीय भाग होता है। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों? यहां पर अध्यावरण होते हैं दो, बाह्य और भीतरी, दो अध्यावरण होते हैं। और अंदर आपके पास कोशिकाओं का समूह होता है जिसको बीजांड काय कहते हैं। और ये बीजांड काय की कोशिकाएं ही आगे चलकर भ्रूण कोश बनाती हैं। ठीक है, तो अब अपने पास सबसे पहले ये बीजांड काय जी की जो कोशिकाएं हैं, ये गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगी। तो अब अपने पास लघु बीजाणु जनन तो कहां हो रहा था? नर के अंदर। मादा में क्या बनेगा? बीजाणु, गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास क्या आता है? गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन में आप में क्या याद रखना है बच्चों? देखो, बीजांड काय जो होती है, बीजांड काय की कोशिका जो कहां की तरफ होती है? बीजांड द्वार सिरे की तरफ। बीजांड द्वार सिरे की तरफ जो बीजांड काय की कोशिकाएं हैं, उसमें मियोसिस होता है, और वही मियोसिस से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उसमें 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, और केवल एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो एक ही गुरु बीजाणु जिसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य है, केवल वही सक्रिय रहता है। अब यह गुरु बीजाणु विकसित होगा। अब इस गुरु बीजाणु में 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं। मतलब केवल केंद्रक विभाजन हो रहे हैं बच्चों, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन हो रहे हैं 3। तो 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे बच्चों, तो कुल कितने केंद्रक बनेंगे? 8 केंद्रक बनेंगे। तो 8 केंद्रक का निर्माण होता है। अब 8 केंद्रक का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें कोशिका भित्ति बन जाती है, और फाइनली 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना बनती है। और 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना निर्मित होती है, जिसको हम भ्रूण कोश या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और यही भ्रूण कोश क्या है बच्चों? मादा युग्मकोद्भिद, क्योंकि इसमें मादा युग्मक या अंड कोशिका रहेगी। तो 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक या जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये भ्रूण कोश की संरचना देख लें। अब भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं बच्चों, ये रहा। तो देखो, निभागीय सिरे पर, निभागीय सिरे हमेशा याद रखना, ये आधारीय सिरा होता है बीजांड का। ये बीजांड का आधारीय सिरा होता है। निभागीय सिरे पर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं।
बीच में एक बहुत बड़ा केंद्रीय कोशिका है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं, और बीजांड द्वार सिरे की तरफ अंड उपकरण होता है जिसमें एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो अंड उपकरण एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से बना होता है। इसमें खास बात क्या होती है बच्चों, ये जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं इनके अंदर विशेष प्रकार के तंतुमय समुच्चय पाए जाते हैं, और ये तंतुमय समुच्चय फिलीफॉर्म अपैरेटस जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्त्रावन करते हैं जो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करता है। तो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करने में कौन काम करता है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास क्या आता है, अब परागन आएगा बच्चों। परागन यानी पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन का मतलब है अब पराग कोश से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, और परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो 3 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं बच्चों, स्वयुग्मन, ठीक है ना, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागन और परनिषेचन। स्वयुग्मन में क्या होता है बच्चों, एक ही पुष्प है, देखो एक ही पादप में एक ही पुष्प, उभयलिंगी पुष्प होगा, उसी पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो जब सेम परागकण, सेम पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसको स्वयुग्मन कहते हैं। यह क्रियात्मक रूप से और आनुवांशिक रूप से दोनों से स्वपरागन है। अब ऑटोगेमी कब होगी बच्चों, सबसे पहले उभयलिंगी पुष्प होने चाहिए, उभयलिंगी पुष्प होंगे उसमें ही स्वयुग्मन होगा। दूसरा, परागकण का स्त्रावन और वर्तिकाग्र का परिपक्वन सेम समय पर होना चाहिए, समकालीनता होनी चाहिए। परागकण जब निकल रहे हो तभी वर्तिकाग्र सक्रिय होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, दोनों सेम समय पर होंगे तभी स्वयुग्मन देखा जाएगा या ऑटोगेमी होगी। और पराग कोश और वर्तिकाग्र पास पास होने चाहिए, पास पास होंगे तभी तो उसके परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर पाएंगे। तो ये तीनों लक्षण हैं जो ऑटोगेमी को प्रेरित करते हैं। क्लियर है बात बच्चों? फिर आपको याद रखना है बच्चों, ये देखो वायोला है, कॉमलिना है, ऑक्सैलिस है, इसमें 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। ऐसे उभयलिंगी पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे उभयलिंगी पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं उनको हम क्लिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं, और ऐसे पुष्प जो खुले रहते हैं उनको हम चैस्मोगेमस पुष्प कहते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प जो हमेशा खुले रहेंगे बच्चों, वो हमेशा क्या दर्शाएंगे, स्वयुग्मन। तो अगर कोई ऐसा उभयलिंगी पुष्प है जो हमेशा बंद रहता है, क्लिस्टोगेमस पुष्प, उसमें केवल स्वयुग्मन, केवल ऑटोगेमस देखा जाएगा। फायदा यह है कि उसको परागन कारक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो खुले हुए पुष्प होते हैं बच्चों, उनमें पर परागन देखा जाएगा। ठीक है, फिर सजात पुष्पी परागन में क्या होता है बच्चों, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में पुष्प तो अलग अलग है, देखो इसमें इस पुष्प के परागकण निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। सर पुष्प तो अलग है लेकिन पादप समान है। तो एक ही पादप में जब नर और मादा पुष्प दोनों होते हैं, सर ऐसे मोनोइशियस पादप होते हैं। मोनोइशियस पादप का मतलब है जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। तो मोनोइशियस पादप हैं अरंडी और मक्का, इनमें सजात पुष्पी परागन होता है। देखो आनुवांशिक रूप से तो यह स्वपरागन है क्योंकि सर पादप तो सेम है, लेकिन पुष्प अलग अलग है, क्रियात्मक रूप से यह पर परागन होता है। ठीक है, और तीसरा क्या आता है बच्चों, पर निषेचन या ज़ेनोगेमी। ज़ेनोगेमी का मतलब है इसमें पादप ही अलग अलग है, अलग अलग पादप हैं लेकिन जाति सेम है, सेम जाति है बस पादप अलग अलग है। तो अलग अलग पादप है लेकिन सेम जाति है, ये ज़ेनोगेमी है। इनके मध्य परागन होगा, ये डाइशियस पादपों में देखा जाता है। तो आनुवांशिक भिन्नता किसमें आएगी, सर आनुवांशिक भिन्नता पर निषेचन में देखी जाती है। तो आनुवांशिक रूप से परागकण कब किसमें दर्शाएंगे, ज़ेनोगेमी। डाइशियस पादप होते हैं पपीता और खजूर, इसमें ज़ेनोगेमी देखी जाती है। ठीक है बच्चों, ये सारे लक्षण अपन देख ही चुके हैं। अब परागन के कारक आते हैं बच्चों, अजैविक कारक और जैविक कारक आपको ध्यान में रखना है। अजैविक कारक में वायु के द्वारा परागन होता है एनिमोफिली, जल के द्वारा होता है हाइड्रोफिली, और ज्यादातर जैविक कारक कीटों के द्वारा एंटेमोफिली, पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली, चमगादड़, घोंगे के द्वारा, ये सब जैविक परागन कारक होते हैं। अब हर पादपों में लक्षण आपको ध्यान में रखने, अगर वायु के द्वारा परागन हो रहा है तो पादपों के लक्षण क्या हैं,
जल के द्वारा परागण हो रहा है तो पादपों के लक्षण क्या है, आ जाओ देखते हैं। तो जो भी वायु के द्वारा परागण दर्शाएंगे पादप, घास है, मक्का है, ये सब वायु द्वारा परागण दर्शाते हैं, सारे जिम्नोस्पर्म्स। तो उनमें परागकण ज्यादा मात्रा में स्त्रावित होंगे बच्चों, परागकण हल्के होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, अधिक मात्रा में स्त्रावित होंगे। ठीक है, फिर पुंकेसर अनावृत होते हैं, खुले हुए पुंकेसर होंगे, तभी तो आराम से परागकण निकलेंगे। वर्तिकाग्र पिच्छ युक्त होती है, फेदरी होती है, ताकि वो आसानी से परागकणों को पकड़ सके। फिर एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है ताकि पुष्प छोटे हों, और सारे छोटे छोटे पुष्प मिलकर एक पुष्प क्रम बना लेते हैं। तो पुष्प छोटे होते हैं क्योंकि बड़े पुष्प है ही नहीं, बड़े पुष्प की जरूरत नहीं है, किसी कीट को या किसी पक्षी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे वायु द्वारा परागण आपको लक्षण याद रखने हैं। फिर बच्चों जल के द्वारा परागण होता है। अब याद रखना, पादपों में सबसे कम परागण जल के द्वारा होता है। ठीक है, वैसे भी अजैविक कारकों के द्वारा परागण कम होता है, जैविक कारकों के द्वारा ज्यादा होता है। अजैविक में भी सबसे कम परागण, सबसे कम मात्रा में परागण जल के द्वारा होता है, और वो केवल एक बीज पत्रियों के 30 वंश तक सीमित है। ठीक है बच्चों, अब परागण जल के द्वारा कौन कौन दर्शाता है? हाइड्रिला है, वैलिस्नेरिया है, जूस्टेरा है, सेरेटोफाइलम है। अब इसमें देखो बच्चों, अगर जल की सतह पर परागण हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली, और जल के भीतर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। वैलिस्नेरिया में जल की सतह पर होता है, जूस्टेरा में जल के भीतर होता है। जो भी जल के द्वारा परागण दर्शाएंगे बच्चों, उनके परागकण लंबे होते हैं, फीते आकार के होते हैं, और उनमें जल में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। और इनमें गीला होने से रोकने के लिए, इन परागकणों को गीला होने से रोकने के लिए इनमें श्लेष्मीय आवरण भी पाया जाता है। तो ये सारे जल द्वारा परागण के लक्षण। देखो, हवा में वायु वाला जो परागण है वो हल्के होते हैं, चिपचिपे रहित होते हैं, अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं। जल के द्वारा जो परागण है वो लंबे होते हैं, फीते आकार के होते हैं, जल में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं, और एक श्लेष्मीय आवरण दर्शाते हैं गीला होने से रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जलीय, अच्छा, काफी ऐसे जलीय पादप होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है। ये जलीय पादप होने पर भी इनमें परागण वायु या कीटों के द्वारा होता है। मतलब सारे जलीय पादप भी जल के द्वारा परागण नहीं दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कीटों के द्वारा परागण होता है। अब कीटों में भी सर्वाधिक परागण कौन से कीट करते हैं? हनी बीज, मधुमक्खियां। कीटों में भी सर्वाधिक परागण हनी बीज करते हैं। कीटों के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं बच्चों, याद रखना, वो बड़े होंगे, रंगीन होंगे और गंध युक्त होंगे, और उनमें पुरस्कार के रूप में अधिक मात्रा में मकरंद पाया जाता है। ठीक है, ये पुष्प या पादप कीटों के अंडे के लिए भी स्थल उपलब्ध करवाते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, जो भृंग और बीटल हैं, भृंग और बीटल जो हैं, उनको मालिन गंध जो है वो उनको आकर्षित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंध। ठीक है, फिर अमोर्फोफैलस में, युक्का पादप में अंजीर और वॉस्प कीट, ये सब उदाहरण है कीटों के द्वारा परागण के। ठीक है बच्चों, तो कीटों के द्वारा परागण भी अपन ने देख लिया। अब देखो यार, अब अपने पास स्वयुग्मन के फायदे क्या होते हैं? स्वयुग्मन का एक ही फायदा होता है कि इनको परागण कारक की जरूरत नहीं है, लेकिन नुकसान ज्यादा है, क्योंकि सर स्वयुग्मन से तो कोई आनुवांशिक भिन्नता ही नहीं आएगी, कोई नए लक्षण ही नहीं आएंगे। तो हर पादप क्या कोशिश करता है? हर पादप कोशिश करता है कि स्वपरागण या स्वयुग्मन को रोक सके। स्वयुग्मन रुकेगा तभी तो परनिषेचन होगा, परनिषेचन होगा तो आनुवांशिक विभिन्नता आएगी, नए लक्षण आएंगे। ठीक है भाई, तो अपने पास क्या है? बही प्रजनन युक्तियां आती हैं। पादप ऐसी युक्तियां करता है जिसके द्वारा पादप स्वपरागण को रोकते हैं और पर परागण को प्रेरित करते हैं। क्योंकि स्वपरागण को रोकेंगे, पर परागण को प्रेरित करेंगे, तभी नए लक्षण आएंगे, आनुवांशिक भिन्नता आएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला तरीका तो क्या है कि परागकणों का स्त्रावन और वर्तिकाग्र का परिपक्वन सेम समय पर ना हो। अगर अलग अलग समय पर हो रहा है, परागकण पहले निकल गए, वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व हुआ, तो सर इनमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता। स्वपरागण नहीं होगा तो पर परागण प्रेरित होगा। फिर सर परागकोश और वर्तिकाग्र दूर दूर होंगे, उनके बीच में कोई संरचनात्मक अवरोधक होगा, तो भी सर उसमें स्वपरागण नहीं हो सकता। फिर ये बच्चों, कोई आनुवांशिक विकार के कारण, आनुवांशिकता के कारण कोई स्व असंगतता आ जाए, आनुवांशिक विकार के कारण उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही ना हो पाए, तो भी स्वपरागण रुक जाएगा और पर परागण देखा जाएगा।
ठीक है भाई, तो ये स्वपरागन था। अब देखो यार, अब ये अपन ने देखा था मोनोइशियस पादप और डाइशियस पादप। तो जो मोनोइशियस पादप होते हैं बच्चों, उनमें स्वयुग्मन तो नहीं हो सकता, लेकिन सजात पुष्पी परागन हो सकता है, क्योंकि एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्प हैं। लेकिन जो डाइशियस पादप होते हैं, डाइशियस पादप में तो पादप ही अलग है, तो इसमें स्वयुग्मन भी नहीं हो सकता और सजात पुष्पी परागन भी नहीं हो सकता। इसमें केवल ज़ेनोगेमी यानी परनिषेचन होगा। ठीक है, तो ये अपन को पता ही है। फिर होता है बच्चों एक कृत्रिम संकरण। अब कृत्रिम संकरण में हम क्या करते हैं? कृत्रिम संकरण में हम स्वपरागन को रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे? सर, एक उभयलिंगी पुष्प लिया, अब इस उभयलिंगी पुष्प से अपन ने पुंकेसर हटा दिए। इस उभयलिंगी पुष्प से हमने क्या किया सर? इस उभयलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटा दिया। पुंकेसर को हटा दोगे, उसको विपुंसन कहेंगे। तो अब सर ये एक मादा पुष्प बन गया। अब इस मादा पुष्प को थैली से ढक देंगे, इसके वर्तिकाग्र को, ताकि कोई दूसरा अनावश्यक परागकण इसको संक्रमित ना कर सके। फिर आप जिस परागकण चाहते हो, जिस परागण से आप इसका परागण करना चाहते हो, आप बेहतर या आवश्यकता अनुसार परागकणों से इसका परागण करवा सकते हो। तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम संकरण। इसमें हम उभयलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटा देते हैं, उसको एक मादा पुष्प के रूप में यूज करते हैं और एक बेहतर या आवश्यकता अनुसार परागकणों से उसका परागण करवाते हैं। यह कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट क्या आता है? अब अपने पास नेक्स्ट आता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। परागकण वर्तिकाग्र पर आ चुके हैं। अब ये वर्तिकाग्र पर अंकुरित होंगे या नहीं होंगे, किस पे निर्भर करेगा? कि वो सही प्रकार के परागकण है या गलत प्रकार के हैं। गलत प्रकार के परागकण का मतलब क्या है? अगर कोई विषम जाति का परागकण है या स्व असामंजस्य वाला परागकण है, तो वो अंकुरित नहीं होगा। सही प्रकार का परागकण वही होता है बच्चों जो समान जाति का हो और समान जाति के साथ साथ स्वसंगतता दर्शाता हो। तो समान जाति का और स्वसंगतता दर्शाने वाला परागकण ही सही प्रकार का परागकण है, यही अंकुरित होना चाहिए और यह आनुवांशिकता के आधार पर तय होता है। यह रसायन मतलब सर परागकण की सतह पर, ठीक है ना, परागकण की सतह पर प्रोटीन्स होंगे, वर्तिकाग्र की सतह पर प्रोटीन्स होंगे और ये आपस में परस्पर संवाद करेंगे और पता करेंगे कि ये सही प्रकार का परागकण है या गलत प्रकार का। सही प्रकार का है तो अंकुरित होगा, गलत प्रकार का है तो अंकुरित नहीं होगा। अब अंकुरण में क्या होगा बच्चों? जनन छिद्र से पराग नलिका बनेगी और वो पराग नलिका दो नर युग्मकों को लेकर कहां तक पहुंचेगी? बीजांड तक पहुंचेगी। और पराग नलिका को दिशा निर्देशित करने में कौन काम करता है? सहायक कोशिकाएं के तंतुमय समुच्चय काम करेंगे और परागकण की वृद्धि के लिए बोरॉन और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब परागकण जब प्रवेश कर लेगा, अब परागकण दोनों नर युग्मकों को कहां पर डालेगा बच्चों? अपभ्रष्ट सहायक कोशिकाओं में। अब ये जो पराग नलिका है अपने दोनों नर युग्मकों को अपभ्रष्ट सहायक कोशिकाओं में डालेगी। अब उसमें से क्या होगा बच्चों? एक नर युग्मक तो एक अंड कोशिका के साथ निषेचित करेगा और एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ निषेचन संलयन से क्या बनाएगा? युग्मनज या भ्रूण। और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचित होगा, त्रिसंलयन के साथ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। तो त्रिसंलयन अलग हो रहा है, संलयन अलग हो रहा है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। और यह दोहरा निषेचन केवल आवृत बीजियों में देखा जाता है। केवल पुष्पीय पादपों में, केवल आवृत बीजियों में यह दोहरा निषेचन देखा जाता है। दोहरा निषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है? यह केवल आवृत बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। दोहरे निषेचन का खोज किसने की थी बच्चों? नवाश्चिन ने की थी। अब आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इसमें सबसे पहले युग्मनज का विकास भी होना चाहिए और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास भी होना चाहिए। सबसे पहले भ्रूणपोष केंद्रक का विकास होता है, क्योंकि यह विकसित होकर भ्रूणपोष बनाएगा। भ्रूणपोष युग्मनज को पोषण देगा और पोषण देने के बाद भ्रूण आगे नए पादप में विकसित होगा। तो भ्रूण के विकास और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विकास में पहले विकास किसका होना चाहिए? भ्रूणपोष केंद्रक का विकास होगा। विकास के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। विकास के आधार पर ये दो प्रकार के होंगे, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। जो नारियल पानी अपन पीते हैं बच्चों, नारियल पानी किसका उदाहरण है? मुक्त केंद्रकीय। और जो नारियल की सफेद गिरी आप खाते हो,
सफेद वाला भाग जो है ना नारियल का आप खाते हो गिरी, उसको वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। क्या फर्क है बच्चों? मुक्त केंद्रकीय में क्या होता है, पेन के अंदर स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन से बहुकेंद्रक की अवस्था बनेगी और अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। यह मुक्त केंद्रकीय है। कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको पता होना चाहिए प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और उससे जो भ्रूणपोष बनता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। क्लियर है बात बच्चों? फिर क्या होता है अपने पास? फिर युग्मनज का विकास। अब भ्रूणपोष का विकास तो हो गया, भ्रूणपोष के बाद किसका विकास होगा बच्चों? युग्मनज का विकास है। तो युग्मनज में सबसे पहले दो कोशी की अवस्था बनेगी, फिर वृद्धि विकास के द्वारा गोलाकार भ्रूण बनेगा, गोलाकार के बाद हृदय आकार का भ्रूण बनेगा और एक परिपक्व भ्रूण बनता है। इसमें अपना बच्चों गोलाकार भ्रूण तो आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में मिलेगा। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में गोलाकार भ्रूण मिलेंगे, लेकिन हृदय आकार का भ्रूण केवल डाइकॉट्स का लक्षण है, क्योंकि हृदय आकार का भ्रूण का मतलब है इसमें दो बीज पत्र बने हैं और दो बीज पत्र द्विबीज पत्र या डाइकॉट्स का लक्षण है। मोनोकॉट्स में हृदय आकार का भ्रूण नहीं होता, मोनोकॉट्स में नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर आपको डायग्राम ध्यान में रखने, देखो भाई ये द्विबीजपत्री भ्रूण और ये एक बीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री भ्रूण में आपको दो बीज पत्र मिलेंगे, ठीक है, प्रांकुर मिलेगा जिससे प्ररोह तंत्र विकसित होता है, मूलांकुर जिससे मूल तंत्र विकसित होता है। जब हम एक बीजपत्री भ्रूण की बात करते हैं बच्चों, तो एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीज पत्र होता है और एक ही बीज पत्र को हम स्कुटेलम कहते हैं। जो दूसरा वाला जो बीज पत्र होता है वो हासित हो जाता है, वो अल्प विकसित रहता है, उसको हम अधिकोरक या एपीब्लास्ट कहते हैं। फिर इनमें एक प्रांकुर चोल का गुच्छा होता है बच्चों, जिससे पूरा प्ररोह तंत्र विकसित होता है, और एक मूलांकुर चोल का गुच्छा होता है जिसमें मूलांकुर और मूलगोप विकसित होते हैं। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो के लक्षण अपन ने देख लिए। फिर ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइंड मैप में आपको याद रखने के लिए। आपको याद रखना है अंडाशय आगे चलकर क्या बनाता है? फल। बीजांड आगे चलकर क्या बनाता है? बीज। अध्यावरण आगे चलकर क्या बनाता है? बीज आवरण। प्रतिव्यासांत या सिनर्जिट्स अपभ्रष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका युग्मनज बनाता है, ध्रुवीय केंद्रक पेन भ्रूणपोष बनाता है, बीजांड का अपभ्रष्ट हो जाता है। लेकिन काली मिर्च होता है और चुकंदर होता है बच्चों। काली मिर्च और चुकंदर में जो बीजांड काय है वो नष्ट नहीं होता, विद्यमान रहता है और उसको परिभ्रूणपोष कहते हैं, उसको परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो चुकंदर है, काली मिर्च है, अरंडी है, इसमें बीजांड काय नष्ट नहीं होता बल्कि विद्यमान रहता है और उसको परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। फिर बीज बच्चों, वैसे अपन ने ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ही था, वापस आ जाएगा। निषेचित बीजांड को हम बीज कहते हैं। दो तरह के बीज हैं, जिसमें भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, पूर्ण रूप से उपभोग में नहीं आता, वो एल्ब्यूमिनस या भ्रूणपोषी बीज है, और जिसमें भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग हो जाता है, उपभोग हो जाता है और बीज में विद्यमान नहीं रहता, वो गैर भ्रूणपोषी बीज है। तो गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी, नारियल, ये सब भ्रूणपोषी बीज होते हैं, और मटर, मूंगफली, सेम, ये आपके पास गैर भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, फिर बीज निर्माण के तुरंत बाद अंकुरन नहीं होगा, बीज निष्क्रिय अवस्था में जाता है, और जब बीज निष्क्रिय अवस्था में जाता है तो उसको अपन बीज प्रसूपता कहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही बीज अंकुरन देखा जाता है। बीज अंकुरन में जल और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है बच्चों, फिर बीज के फायदे क्या क्या हैं? भाई पादप को कोई नए आवास में जाना है, नए एरिया में जाना है, नए क्षेत्र में जाना है, तो बसने में बीज काम करते हैं। भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, संचित भोजन भ्रूण को पोषण देता है, और यह लैंगिक जनन का उत्पाद है, इसलिए इससे आनुवांशिक विविधता भी देखी जाती है। फिर दो तीन उदाहरण आते हैं बच्चों। सैकड़ों वर्षों में कौन से ऐसे बीज है जिनकी जीवन क्षमता सैकड़ों वर्षों तक है? ल्यूपिनस आर्टिकस 10,000 वर्ष और फिनिक्स डैक्टिलीफेरा 2000 वर्ष इनकी जीवन क्षमता है। ठीक है, फिर फल में आपको याद ही रखना है बच्चों, यथार्थ फल होते हैं, कूट आभासी फल होते हैं, अनिषेक फल। जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं जैसे केला, वो अनिषेक फल है। जो फल अंडाशय के अलावा अन्य भागों से विकसित होते हैं वो आभासी फल है। एप्पल और स्ट्रॉबेरी पुष्पासन से विकसित होते हैं, और जो अंडाशय से विकसित होते हैं वो ट्रू फल्स हैं। ठीक है, गूदेदार फल बित्ती होती है आम, अमरूद और संतरे में। शुष्क फल बित्ती होती है मूंगफली, काजू और सरसों में।
ठीक है, डायग्राम में फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम की लेबलिंग। इस चैप्टर से भी डायग्राम आने के प्रश्न बन सकते हैं। डायग्राम में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आभासी फल है, सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों आभासी फल है, दोनों पुष्पासन से विकसित होते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, फिर औरबैंकी और स्ट्राइगा, ये दो पादप आपको याद हैं, दो परजीवी हैं ये, और इन फलों में बीज अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इन फलों में बीज ज्यादा मात्रा में आए पाए जाते हैं, और ये परजीवी पादपों के उदाहरण है औरबैंकी और स्ट्राइगा। फिर लास्ट में आता है बच्चों असंग जनन और बहुभ्रूणता आती है। असंग जनन का मतलब है जब बीज का निर्माण होता है, लेकिन बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। तो सर बीज का निर्माण यदि बिना निषेचन के हो रहा है, बिना निषेचन के हो रहा है, इसका मतलब यह वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है, यह एक अलैंगिक जनन है जो केवल नकल कर रहा है लैंगिक जनन की। ठीक है भाई, तो एक विशेष प्रकार का जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यह एक अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक या नकल करता है। एस्टेरेसी और घास इसके सबसे प्रमुख उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब एपोमिक्सिस में होगा क्या? देखो, गुरु बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु में मियोसिस नहीं होगा तो गुरु बीजाणु द्विगुणित बनेगा। गुरु बीजाणु द्विगुणित होगा, उससे भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के युग्मनज या भ्रूण बना देगी। तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें मियोसिस और निषेचन दोनों ही नहीं देखे जाते हैं। फिर अगर एक बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण बन रहा है बच्चों, एक बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण बनता है तो वो बहुभ्रूणता का उदाहरण है। बहुभ्रूणता के ये रहे, सिट्रस फल है, मैंगो है, प्याज है, ये सब बहुभ्रूणता के उदाहरण हैं। इसमें एक से अधिक भ्रूण कैसे बनता है बच्चों? एक से अधिक भ्रूण कैसे बनता है? ये देखो, बीजांडकाय की कोशिकाएं या अध्यावरण की कोशिकाएं होती हैं, वो भ्रूण कोश में प्रवेश करती हैं, बिना निषेचन बिना मियोसिस के नए भ्रूण बनाती हैं। तो बहुत सारे भ्रूणों का विकास हो जाता है बहुभ्रूणता में। फिर फाइनली एपोमिक्सिस के महत्व क्या हो रहे हैं? सर इसमें अगर मियोसिस ही नहीं हो रहा, इसमें कोई निषेचन ही नहीं हो रहा, तो विविधता नहीं आ रही, लक्षणों का संरक्षण होता है, और लक्षणों का संरक्षण होता है तो संकरित बीजों में यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो संकरित बीजों में लक्षण वैसे के वैसे रहें, उनमें कोई पृथक्करण, कोई बदलाव ना देखा जाए, तो हम उनका एपोमिक्सिस करते हैं। तो लक्षणों का संरक्षण देखा जाता है, संकरित बीजों में लक्षणों का संरक्षण करते हैं, क्योंकि एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता और इस कारण लक्षणों का पृथक्करण नहीं देखा जाता है। क्लियर है बात बच्चों? तो अपन ने कम से कम समय में, देखो हमारा उद्देश्य यही है बच्चों, अब आखिरी समय में आप कम से कम समय में पूरे चैप्टर को कैसे बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, वो हमने रिवीजन के रूप में देख लिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, भरपूर मेहनत करते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।